हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया इतने बड़े इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रही थी और वहीं सिद्धार्थ बार बार कंपनी के प्रेसिडेंटशिप को लेकर इतना उतावला क्यों हो रहा था। सिद्धार्थ ने दबी हुई आवाज़ में करण से कहा, देखिए चाचा जी, वैसे आई नो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट दिस, बट आप तो जानते ही हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस वक्त कितनी बड़ी मुश्किल में है। जरा आप ही सोचिए, आकाश ने मेहनत करके जिस गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचाया है, उसी आकाश की मौत की वजह से अगर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बिगड़ कर गिर जाए तो उसकी आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। आकाश की आत्मा की शांति के लिए हमें ये कदम जल्दी से जल्दी उठाना होगा। बाजार में एक छोटा सा र्यूमर भी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, ये बात आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आपकी अचानक ही बिजनेस से रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया था, तब बाजार में कितना बड़ा हड़कंप मच गया था। आप ही ने जिस गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इतना नाम और इतनी शोहरत दिलवाई थी, आपके रिटायरमेंट की खबर सुनकर उसी गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान उठाना पड़ा था उन दिनों। अगर आकाश ने कम उम्र में अपने कंधे पर सारी जिम्मेदारियां ना उठा ली होती तो पता नहीं गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ उस वक्त क्या हुआ होता। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे घर में आकाश जैसा होनहार लड़का पैदा हुआ था, जिसने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को मुसीबत से बाहर निकाला है, मगर जिस मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पछाड़ने के बारे में देश की कोई कंपनी सोच नहीं सकती, उस मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को आकाश ने अपने दम पर पछाड़ा है। तो क्या अब हम उसकी इतनी सारी मेहनत को वेस्ट जाने दें? आप जरा समझाइए श्रेया को, हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा। करण भी इस वक्त बिजनेस की कोई बात नहीं करना चाहते थे, ना ही वो मूड में थे और ना ही उन्हें यह मौका सही लग रहा था श्रेया के साथ इस तरह की बातें करने का। करण बस श्रेया की मेंटल हेल्थ के बारे में सोच रहे थे। करण ने जैसे ही अपने कदम श्रेया के कमरे की ओर जाने के लिए आगे बढ़ाए, नंदिनी ने उनका रास्ता रोकते हुए कहा, नहीं चाचा जी, प्लीज इस वक्त आप श्रेया को इन सब बातों के लिए डिस्टर्ब मत कीजिए। बेचारी की हालत बहुत नाजुक है, हो सकता है वह आपको कुछ। नंदिनी ने अचानक ही अपने आप को आगे बोलने से रोक दिया, मगर करण वो समझ चुके थे जो नंदिनी कहना नहीं चाहती थी। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद करण धीरे धीरे अपने कदम लिफ्ट की ओर आगे बढ़ाने लगे। श्रेया और आकाश का बेडरूम गुलेरिया हाउस के टॉप फ्लोर पर बना था। जैसे ही लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंची, करण लिफ्ट से बाहर निकलकर कुछ देर तक लिफ्ट के दरवाजे के पास ही खड़े हो गए। अचानक करण को ऐसा लगने लगा जैसे उन्हें हल्के हल्के चक्कर महसूस हो रहे थे। करण ने अपने आप को संभालने के लिए लिफ्ट के दरवाजे का सहारा ले लिया। करण की माथे से पसीना बहने लगा था। अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने माथे से पसीना पोंछते हुए करण ने अपने आप को कंट्रोल किया और श्रेया के कमरे की ओर आगे बढ़ने लगे। श्रेया और आकाश के बेडरूम के पास पहुंचकर करण दरवाजे के पास रुक गए और धीरे से श्रेया के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे। कुछ देर बाद जब श्रेया ने दरवाजा खोला तो करण ने एक हल्की सी खराश लेते हुए श्रेया से पूछा, अनिका कैसी है? श्रेया ने जैसे ही करण को दरवाजे पर खड़ा देखा, तब श्रेया ने दरवाजा खुला छोड़ दिया और करण को कमरे के अंदर आने का रास्ता दिया। करण जब कमरे के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि नन्ही सी पिंकी अपने पापा की तस्वीर के सामने बैठी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने पापा की तस्वीर को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिंकी मन ही मन अपने पापा से कंप्लेन कर रही थी, जैसे एक बच्ची के पिता ऑफिस गए हों और रात भर घर न लौटे हों। उस बच्ची के दिल को किसी न किसी तरह समझाया जा सकता था, मगर करण जानते थे कि पिंकी के पापा अब कभी लौटने वाले नहीं थे। पिंकी को दिलासा देने के लिए अब उनके पास कोई शब्द नहीं थे। जिस कमरे में हमेशा ही खुशी और हंसी की किलकारियों की आवाज़ आती थी, आज उस कमरे में सन्नाटा और मातम छाया हुआ था। करण समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो बात कहाँ से शुरू करे। उन्होंने जो सवाल श्रेया को पूछा था वे श्रेया के कानों पर तो पड़े थे, मगर श्रेया किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दे रही थी और न ही वो करण की बात का जवाब दे रही थी। करण ने श्रेया की ओर देखकर फिर से पूछा, क्या तुमने अनिका के साथ कोई बात की? मुझे लगता है मुझे भी अनिका से मिलने जाना चाहिए। इससे पहले कि करण अपनी बात को आगे बढ़ाते, श्रेया ने बड़े ही कैजुअली करण की ओर देखते हुए कहा, अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी है। हालांकि श्रेया ने यह बात बड़े ही कैजुअली कही थी, मगर श्रेया की बात ने करण को हैरान कर दिया था। कुछ देर तक श्रेया को देखते हुए करण ने हड़बड़ाती हुई आवाज में श्रेया से पूछा, क्या क्या कह रही हो तुम? श्रेया ने अपनी बात रिपीट करते हुए करण से कहा, हाँ आपने सही सुना, अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी है। बिजनेस के मैटर्स को डिस्कस करने के लिए मैं आज सुबह अनिका से मिलने अस्पताल गई थी, मगर वहाँ मुझे पता चला कि अनिका तो अब खुद का नाम भी नहीं जानती।
वो रोहित को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी भूल गई है। श्रेया के मुंह से ये बात सुनकर करण को ऐसा लगने लगा जैसे अचानक उनके दिल की धड़कनें बंद हो गई थी। श्रेया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारा बिजनेस आकाश के जाने की वजह से किस तरह की मुश्किल में फंस सकता है, मगर किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले मेरा अनिका के साथ बात करना बेहद ज़रूरी है। और अनिका इस वक्त अपना ही वजूद तलाश रही है, और जो अपना ही वजूद न जानता हो वह मेरी कैसे मदद कर सकता है। वहाँ लाइफ केयर हॉस्पिटल में राजलक्ष्मी और रोहित अनिका के कमरे के बाहर खड़े होकर अनिका की रिपोर्ट देख रहे थे। रिपोर्ट रोहित को दिखाते हुए राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, देखिए सर, आज की भी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, कभी भी किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का कोई सस्पेंशन नहीं नज़र आ रहा है। ये बात बहुत ही अजीब होती जा रही है सर, मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि अचानक मैडम को क्या हो गया, और ऊपर से आज उन्होंने जो बात कही वो कहते कहते राजलक्ष्मी आगे बोलने से रुक गई। रोहित ने देखा कि राजलक्ष्मी के चेहरे पर काफ़ी कन्फ्यूज़न नज़र आ रही थी। राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि उसके कमरे के अंदर अनिका के मुंह से जो बात सुनी थी वो उसे रोहित से शेयर करनी भी चाहिए या नहीं। रोहित ने जब राजलक्ष्मी के चेहरे पर झिझक देखी तो रोहित ने राजलक्ष्मी से पूछा, क्या हुआ, क्या सुना तुमने सुबह सुबह? राजलक्ष्मी ने बात टालते हुए कहा, नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। जब श्रेया जी मैडम के साथ बात कर रही थी तब मैडम बार बार अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं परेशान हो गई। आखिर कब तक मैडम को इस तरह देख सकते हैं हम? राजलक्ष्मी की बातें सुनने के बाद रोहित ने एक गहरी सांस ली और फिर से अनिका की रिपोर्ट्स पढ़ने लगा। अचानक ही रोहित के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। रोहित ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर पूछा, अच्छा, उस डॉक्टर के बारे में कुछ पता चला जिसने अनिका का इलाज किया था? राजलक्ष्मी ने जैसे ही रोहित की बात सुनी, राजलक्ष्मी ने अपना फ़ोन रोहित को दिखाते हुए कहा, सर, मैंने हर ग्रुप पर मैडम की तस्वीर और मैडम की इंजरीज के फ़ोटो शेयर की है, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। सभी लोग मैडम को गेट वेल सून की विशेष दे रहे हैं, मगर कोई डॉक्टर ये नहीं कह रहा कि अनिका मैडम का इलाज उसने किया था। और फिर एक काफ़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि मैडम का इलाज जिस डॉक्टर ने किया था वो इतना काबिल है कि सारे सीनियर डॉक्टर यही कह रहे हैं कि किसी भी सर्जन के हाथों में इतनी स्किल उन्होंने आज तक कहीं भी नहीं देखे। अगर ये कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होता तो अब तक पूरी दुनिया में फेमस हो चुका होता, मगर ये कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं है तो वो इस काम में इतना अच्छा कैसे हो सकता है। रोहित ने अनिका की सारी रिपोर्ट्स की फाइल बंद करते हुए राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, किसी भी तरह हमें उस डॉक्टर को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस देश में हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल में अनिका की तस्वीर भेजो, कोई ना कोई डॉक्टर कहीं ना कहीं से जरूर होगा जिसने अनिका का इलाज किया होगा, और हमें उस डॉक्टर को जल्द से जल्द पहुंचना होगा। रोहित के चेहरे की परेशानियां बढ़ने के बाद राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, सर, मुझे लगता है अब आपको मैडम को घर ले जाना चाहिए। राजलक्ष्मी की बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। राजलक्ष्मी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ सर, हॉस्पिटल में उन्हें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है सर। उनके शरीर में ना तो कोई परेशानी है और ना ही उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम। उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ अब उन्हें घर ले जाइए। घर के वातावरण में सबके साथ रहेंगी, बच्चों का रोज देखेंगी, आपको देखेंगी, तो हो सकता है कि एक दिन उनकी याददाश्त लौट आए। उन्हें फिर से वही वातावरण में रखना होगा जिस वातावरण में वो याददाश्त खोने से पहले रहती थी। मैं जानती हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, मगर हमने चमत्कार होते हुए देखे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक आदमी जो 10 साल से अपनी याददाश्त खो बैठा था, अचानक ही उसकी याददाश्त लौट आई। पहले तो डॉक्टर ये भी समझ पा रहे थे कि अचानक इस तरह से किसी पेशेंट की याददाश्त वापस कैसे आ सकती है, मगर ज़्यादा छानबीन करने से पता चला कि उस पेशेंट की याददाश्त मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट की वजह से गई थी। हेड इंजरी इतनी ज़्यादा थी कि सिर की सारी नसों से काफ़ी खून बह चुका था और काफ़ी नसें फ्रैक्चर हो गई थी। पेशेंट की जान तो बच गई, मगर उनकी याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली गई। वापस आने के जब सारे रास्ते बंद हो गए थे तो पेशेंट की फैमिली वाले भी उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट करके ज़िंदगी बिताने लगे, मगर अभी कुछ ही दिन पहले उस पेशेंट की पुरानी यादें वापस आ गई। छानबीन करने से पता चला कि वो पेशेंट अपनी फैमिली के साथ फिर से उसी जगह पर पहुंचा था जिस स्पॉट पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। और किस्मत कनेक्शन तो यहाँ तक है कि जब वो उस जगह से जा रहा था उसी वक्त बाइक पर एक नौजवान ठीक उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर बाइक से गिरा। इस दृश्य को देखकर उसे अचानक ही पहले तो अपना एक्सीडेंट याद आया, और एक्सीडेंट के याद आने के बाद उसे अपनी पिछली ज़िंदगी भी याद आ गई। हो सकता है मैडम के साथ भी ऐसा ही हो। वो बच्चों के साथ बातें करेंगी, फैमिली के साथ बातें करेंगी, तो हो सकता है कोई ऐसी बात उन्हें याद आ जाए जिससे उनकी मेमोरी ट्रिगर हो और उन्हें अपनी ज़िंदगी में हुआ कोई हादसा याद आ जाए।
अगर एक भी हादसा मैडम को याद आ सकता है तो मैडम की याददाश्त वापस आ सकती है। बस किसी भी तरह से हमें मैडम को वो एक हादसा याद करवाना है जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ा है, वह उनकी ज़िंदगी से इतने करीब हो कि उस हादसे की याद आते ही मैडम के दिमाग को एक ऐसा शॉक लगे, जो ऐसा आघात लगे जिससे उनके जहन में मिटी हुई सारी यादें फिर से ताज़ा हो जाए। वो चाहे सुख हो या दुख हो, कोई ऐसा लम्हा जिसमें मैडम को सबसे ज़्यादा आघात लगा हो। हमारा मैडम को इमोशनल शॉक देना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही राजलक्ष्मी ने अपनी बात पूरी की, अचानक रोहित के कानों पर डॉक्टर शेट्टी की आवाज़ पड़ी। डॉक्टर शेट्टी वहीं पीछे खड़े राजलक्ष्मी की सारी बातें सुन रहे थे। डॉक्टर शेट्टी ने रोहित से कहा, राजलक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अनिका जी पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। उनकी तबीयत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड हर टू बी अंडर ऑब्जर्वेशन। बस मैंने कुछ बेसिक मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब किए हैं, उनको वो दवाई इन्हें देते रहना। वैसे सच कहूँ तो इन दवाई अगर मिस हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीज आर नॉर्मल मल्टीविटामिन जो दिमाग की शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। मगर इनकी दिमागी शक्ति के बारे में तो हम सब कुछ जानते ही हैं। इनकी प्रॉब्लम इनकी दिमागी शक्ति नहीं बल्कि इनके दिमाग से गायब हुए उस हिस्से की है जिसे के गायब होने की वजह से कोई नहीं जानता। एनीवेज मिस्टर मारवा, आप अपनी बीवी को ले जा सकते हैं। एंड आई नो आप उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्दी हमारी फेवरेट डॉक्टर अमृता यानी कि आपकी पत्नी मिसेस अनिका मारवा की याददाश्त वापस आ जाएगी और वो बिल्कुल पहले की तरह मेडिकल इंडस्ट्रीज में मानव जीवन के कल्याण का काम फिर से शुरू कर देंगी। बिस्तर पर बैठी अनिका डॉक्टर शेट्टी की बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। जब डॉक्टर शेट्टी ने देखा कि अनिका उन्हें घूर घूर कर देख रही थी, तब मुस्कुराते हुए डॉक्टर शेट्टी अनिका के पास गए और कहने लगे, मैडम, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस वक्त आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, मगर इस वक्त मेरी मानिए तो अपने दिमाग को पूरी तरह से आराम दीजिए और ये जो सामने खड़े हैं आपके पति मिस्टर रोहित मारवा, उन पर आंखें बंद करके भरोसा कीजिए। यूँ समझ लीजिए कि मैं वो पंडित हूँ जो शादी के मंडप में दूल्हा और दुल्हन को पहली बार मिलवा रहा है। आपको इनके साथ विदा करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप अनिका हैं, मिसेस अनिका मारवा, रोहित मारवा की पत्नी, और आप मेडिकल फील्ड में एक बहुत काबिल डॉक्टर हैं। मेडिकल प्रोफेशन में आपका नाम डॉक्टर अमृता है। मिस्टर मारवा के साथ कुछ साल पहले आपकी शादी हुई थी। मिस्टर मारवा के साथ आपके 3 बच्चे हैं। एंड आई हैव मेट ऑल ऑफ देम। दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट जस्ट लाइक देयर मदर एंड फादर। आपकी माँ स्वाति मल्होत्रा इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो वो मेडिकल फील्ड की काफ़ी प्रभावशाली पर्सनैलिटी थी। अगर वो आज जिंदा होती तो मेडिकल फील्ड को कई चमत्कारी दवाइयाँ दे चुकी होती जो इंसान की जान बचाने में काम आती। आपकी ज़िंदगी से जुड़े किस्से और कहानियाँ सुन सुनकर मेडिकल स्टूडेंट अपने करियर की नींव रखते हैं। फिलहाल आप अपने बारे में बस इतना ही जान लीजिए कि बहुत जल्द आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और बहुत जल्द आपको अपनी पिछली ज़िंदगी याद आ जाएगी। बस आपको मिस्टर रोहित मारवा पर भरोसा रखना है। डॉक्टर शेट्टी ये कहने के बाद रोहित के पास जाकर रोहित के कंधों पर हाथ रखने लगे और कहने लगे, गुड लक मिस्टर मारवा। वैसे डॉक्टर के मुंह से ये सुनना अच्छा तो नहीं लगता, मगर इस केस में मुझे ये कहना ही पड़ेगा। थोड़ी बहुत प्रार्थना ऊपर वाले से करना, क्योंकि अब उन्हीं पर भरोसा है। वो कोई चमत्कार दिखाएं तो हमारी मैडम फिर से पहले की तरह अपने अतीत को वर्तमान के साथ जोड़कर भविष्य के लिए काम करने लगेंगी। रोहित की पीठ थपथपाने के बाद डॉक्टर शेट्टी कमरे से बाहर निकल गए। राजलक्ष्मी ने अनिका के हॉस्पिटल से निकलने की सारी तैयारी कर ली थी। हॉस्पिटल खुद रोहित की थी, इसलिए अनिका के डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पहले से ही पूरी कर ली गई थी। बिस्तर पर बैठी अनिका काफ़ी हैरानी से रोहित की ओर देख रही थी। रोहित धीरे धीरे अनिका के पास आया और अपना हाथ अनिका के सामने बढ़ा दिया। राजलक्ष्मी ने अपने हाथों में कुछ सामान पकड़ रखा था। अनिका ने रोहित का हाथ अपने आगे देखकर राजलक्ष्मी की ओर मुड़कर देखा। राजलक्ष्मी ने अपनी आंखें बंद करके इशारों में अनिका से कहा कि वो रोहित पर पूरी तरह से भरोसा कर सकती है। अनिका के चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी, मगर किसी तरह अनिका ने अपना एक हाथ रोहित के हाथ में थामा दिया और बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। जैसे ही रोहित ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर अनिका को सहारा देने की कोशिश की, अनिका ने धीरे से रोहित को अपने से दूर कर दिया और खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर कमरे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगी। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका किस सिचुएशन से गुजर रही थी, इसलिए रोहित ने दोबारा अनिका का हाथ पकड़ने की जिद नहीं की। वहाँ अनिका जो धीरे धीरे अपने कदम कमरे से बाहर ले जा रही थी, वो मन ही मन सोच रही थी कि जहाँ डॉक्टर शेट्टी और राजलक्ष्मी अनिका को रोहित पर पूरा भरोसा करने के लिए कह रहे थे, वहीं राजलक्ष्मी ने जिस श्रेया को अनिका की सगी बहन से बढ़कर बताया था, वो श्रेया कह रही थी कि रोहित इज अ मर्डरर
अनिका पहले से ही काफ़ी परेशान थी और रोहित के इस डबल इंट्रोडक्शन की वजह से अनिका की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अनिका ने के पीछे चल रहे रोहित अनिका को बड़े ध्यान से देख रहा था। जैसे ही अनिका कमरे से बाहर निकली, अनिका ने देखा कि एक बड़ा सा हॉस्पिटल कॉरिडोर बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। अनिका दरवाजे से बाहर निकलने के बाद समझ नहीं पा रही थी कि उसे कहाँ जाना है। अनिका ने जब पीछे मुड़कर देखा तो राजलक्ष्मी तुरंत अनिका के पास आकर कहने लगी, मैडम आइए, लिफ्ट इस तरफ है। जिस लाइफ केयर हॉस्पिटल में अनिका इतने सालों से काम कर रही थी, आज उस लाइफ केयर हॉस्पिटल की ज्योग्राफी के बारे में अनिका पूरी तरह से भूल चुकी थी। अनिका, रोहित और राजलक्ष्मी धीरे धीरे अपने कदम लिफ्ट की ओर आगे बढ़ाने लगे। तभी अचानक टॉप फ्लोर की लिफ्ट का दरवाजा खुला और कुछ वार्ड बॉयज अपने हाथों में कुछ बड़े बड़े बम्बू लेकर लिफ्ट से बाहर निकले और अनिका के BBIP वार्ड के बगल वाली बालकनी की ओर जाने लगे। अचानक वार्ड बॉयज को इस तरह भागता दौड़ता हुआ देखकर राजलक्ष्मी ने एक वार्ड बॉय को रोकते हुए पूछा, अरे यहाँ आओ, क्या कर रहे हो तुम ये सब? क्या तुम्हें पता नहीं कि स्पेशल वार्ड में आना मना है? और तुम लोग हाथों में ये बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लेकर इस तरह से क्यों दौड़ रहे हो? रोहित ने देखा कि उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी कहीं न कहीं वार्ड बॉयज के साथ मिले हुए नजर आ रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड बालकनी के पास एक वार्ड बॉय को इशारा करके कुछ दिखा रहा था। जिस वार्ड बॉय को राजलक्ष्मी ने रोका था, उस वार्ड बॉय ने जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं मैडम, अरे हमें तो यहाँ पर बुलाया गया था, साहब के ही सिक्योरिटी गार्ड ने हम लोगों को यहाँ बुलाया है। रोहित और राजलक्ष्मी उस वार्ड बॉय की बात सुनकर हैरानी से उस एक दूसरे को देखने लगे। रोहित और राजलक्ष्मी के चेहरे पर हैरानी देखने के बाद वार्ड बॉय ने रोहित की ओर देखकर कहा, नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है साहब। बात दरअसल ये है कि बहुत अजीब सी बात हुई है हमारे हॉस्पिटल में। कई घंटों से एक बड़ा सा गरुड़ अस्पताल की छत पर आकर बैठा है। ये बात सुनकर रोहित चौंक गया। रोहित ने वार्ड बॉय की हैरानी से देखते हुए पूछा, गरुड़? दिल्ली शहर में गरुड़ कब से आसमान में नजर देने लगे? उस वार्ड बॉय के चेहरे पर भी हैरानी साफ नजर आ रही थी। उस वार्ड बॉय ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, साहब यही तो सोच कर हम सब परेशान हो रहे हैं, मगर कई घंटे बीत गए, वो गरुड़ यहाँ से उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक अनिका जी के कमरे के ऊपर वाली छत पर जाकर बैठा है कई घंटों से। आपके सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी कई बार गरुड़ को उड़ाने की कोशिश की, मगर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं गरुड़ तो किसी से नहीं डरता। वैसे तो ये गरुड़ बड़ी ही शांति से कई घंटों से एक ही जगह पर बैठा है, मगर हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ना तो इसे भूख लग रही है, ना ही प्यास, ना शिकार करने के लिए उड़ रहा है, ना ही पानी पीने के लिए। वैसे ये किसी को परेशान नहीं कर रहा है, मगर वो जिस वायर पर है वो अपने दोनों पैर टिकाकर बैठा है, वो वायर के जरिए हॉस्पिटल के हर जगह इंटरनेट पहुंचता है। गरुड़ का वजन इतना भारी है और उस वायर पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि पिछले कुछ घंटों से हॉस्पिटल का इंटरनेट बंद हो गया है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि अचानक हॉस्पिटल के इंटरनेट को क्या हो गया है। तभी आपके सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि यहाँ पर एक इंटरनेट केबल के वायर पर गरुड़ अपने पैर टिकाकर बैठा है, इसलिए मैनेजमेंट वालों ने हमें कहा कि जाकर उस गरुड़ को उड़ाओ। रोहित और राजलक्ष्मी को ये बात काफ़ी अजीब लग रही थी। दिल्ली शहर में इस तरह से किसी गरुड़ का आना नॉर्मल बात नहीं थी, और वो गरुड़ ठीक अनिका के कमरे के ऊपर काफ़ी घंटों से बैठा था। ये बात भी काफ़ी अजीब लग रही थी, मगर रोहित और राजलक्ष्मी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि अनिका बड़े ही ध्यान से वार्ड बॉयज़ की हर बात सुनने की कोशिश कर रही थी। अनिका के चेहरे पर हैरानी देखकर रोहित ने अनिका से कहा, चलो अनिका, अब हमें घर जाना चाहिए। रोहित की बात सुनने के बाद अनिका धीरे से लिफ्ट की ओर मुड़ी और फिर से अपने कदम लिफ्ट की ओर आगे बढ़ाने लगी। हालांकि रोहित ने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, मगर कहीं ना कहीं रोहित को ये गरुड़ वाली बात काफ़ी अजीब लग रही थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल से निकलने के बाद रोहित, अनिका और राजलक्ष्मी एक ही कार में मारवा हाउस की तरफ जाने लगे। कार में जाते हुए रोहित ड्राइविंग के बगल में पैसेंजर सीट पर बैठा था और राजलक्ष्मी और अनिका पीछे वाली सीट पर बैठे थे। तभी रोहित ने मुड़कर अनिका की ओर देखा और कहा, देखो अनिका, इस वक्त तुम्हारे लिए भले ही ये दुनिया बड़ी पहेली सी बन गई है, मगर तुम न सिर्फ हमारी दुनिया का हिस्सा हो, बल्कि बच्चों के लिए तो तुम भी उनकी दुनिया हो, और बच्चों के साथ साथ मेरी दुनिया भी। मगर मुझ में और बच्चों में फ़र्क है। वैसे तो हमारे बच्चे बाकी सब बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, मगर हैं तो आखिर बच्चे ही। अपनी माँ से दूर नहीं रह सकते और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इस वक्त तुम अपने बच्चों से बिल्कुल अनजान हो, मगर इतना याद रखना कि तुम ही ने उन बच्चों को जन्म दिया है। अगर तुम्हारी आंखों में बच्चे अपनी पहचान नहीं ढूंढ पाए तो उनके नाजुक मन पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। तुम बस मेरा यकीन मानो कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें सब कुछ वापस याद आ जाएगा। तब तक बस बच्चों के साथ घुल मिल कर रहो, उनके साथ हंसो, उनके साथ बातें करो। वो बच्चे जो तुम्हारा ही अंश है, उनमें आज अपना अंश ढूंढने की कोशिश करो। हो सकता है कि बच्चों की यादों में छिपी उनकी बात का कोई वजूद तुम्हें
कुछ याद दिला दे। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद अनिका ने राजलक्ष्मी की ओर देखा। राजलक्ष्मी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने जिंदगी भर बहुत काम किया है। हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में जितना वक्त बच्चों से दूर रखकर बिताया है, आज उस वक्त की भरपाई करने का टाइम आ गया है। अब कुछ दिन आप अपने बच्चों के साथ गुजारिए। बच्चे आपसे बेहद प्यार करते हैं और आप भी बच्चों से उतना ही प्यार करती हैं। वैसे तो अनिका ने राजलक्ष्मी और रोहित की बातें सुनने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, मगर अनिका के चेहरे के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका राजलक्ष्मी और रोहित दोनों की बात को अच्छी तरह से समझ सकती थी। कुछ ही देर में रोहित की कार मारवा हाउस में दाखिल हुई। रोहित कार से उतरकर सीधा अनिका की गाड़ी की दरवाजे की ओर आया और धीरे से दरवाजा खोलकर उसने अनिका से कहा, आओ, आज पूरे घर से तुम्हारी फिर से पहचान करवाता हूँ। अनिका रोहित की ओर देखकर गाड़ी का दरवाजा पकड़कर कार से बाहर निकली। जैसे ही अनिका कार से बाहर उतरी, अनिका ने देखा कि अलेक्जेंडर, आर्यन और रिया तीनों पार्किंग लॉट में खड़े अनिका का इंतजार कर रहे थे। अनिका को कार से उतरता हुआ देखकर तीनों बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास आए। रिया अनिका से लिपट कर कहने लगी, वेलकम बैक होम मम्मा, वेलकम बैक। अनिका हैरानी से राजलक्ष्मी की ओर कुछ देर तक देखती रही और फिर अनिका ने अपना एक हाथ बड़े ही प्यार से रिया के सर पर रखा। अनिका का ये रिएक्शन देखकर राजलक्ष्मी और रोहित दोनों ही हैरान रह गए। अनिका के रिएक्शन देखकर सभी लोग दंग रह गए थे। अनिका अपने तीनों बच्चों को देखकर अपनी नजरें झुकाकर मन ही मन कुछ सोचने लगी थी। अनिका भले ही अपने मन में सोच रही थी, मगर अनिका के बिल्कुल बगल में खड़े रोहित को समझ आ रहा था कि अनिका को इस बात की शर्मिंदगी हो रही है कि वह अपने ही बच्चों को नहीं पहचान पा रही है। और इस वक्त अनिका रोहित से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए रोहित जानता था कि रोहित चाहकर भी अनिका की इस गिल्ट को कम नहीं कर सकता था। इस वक्त अनिका को अगर किसी की मदद की ज़रूरत थी तो वह सिर्फ अपने आप की, क्योंकि अगर अनिका को अपने आप को ढूंढना था, अपने वजूद को समझना था, तो अनिका को सिर्फ अपने आप के साथ लड़कर ही अपने आप को बचाना था। अनिका ने जैसे ही रिया के माथे पर प्यार से हाथ रखा, अलेक्जेंडर और आर्यन के चेहरे पर भी खुशी आ गई। दोनों मुस्कुराते हुए अनिका के पास गए। दोनों की आंखों में अनिका के लिए प्यार देखकर अनिका काफी देर तक अपने दोनों बेटों को बस देखती रही। जब अलेक्जेंडर और आर्यन अनिका के बिल्कुल करीब आए तो अनिका ने उन दोनों के सर पर भी प्यार से हाथ फेरा। तीनों बच्चे हैरान होकर रोहित और राजलक्ष्मी को देखने लगे और वो जानना चाहते थे कि क्या उनकी मम्मा की याददाश्त वापस आ चुकी थी। तभी राजलक्ष्मी तीनों बच्चों के पास आकर कहने लगी, देखो बच्चों, यह तो नहीं कहूँगी कि तुम्हारी मम्मा की याददाश्त वापस आ चुकी है, मगर हाँ, वो तुम्हारी माँ है और तुम मैडम के बच्चे हो और ये रिश्ता इस दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। बस आप तीनों का प्यार ही है जो आपकी मम्मा को अपने अतीत से जोड़ सकता है। राजलक्ष्मी की बात सुनकर तीनों बच्चों की मुस्कान थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी, मगर कम से कम अनिका के लौटने के बाद यह पहली बार था जब अनिका ने कोई पॉजिटिव मूव दिखाया था। अचानक ही अपनी आंखों में आंसू पहुंचकर रिया ने कहा, चलो मम्मा, आज से हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहेंगे। अरे ये भी कोई बात हुई कि आप सब कुछ भूल गई हो। अब देख लेना, मैं आपको हमारे पास से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगी कि आपको तुरंत सब कुछ याद आ जाएगा। आप नहीं जानती कि आपको अलेक्जेंडर ने कितना परेशान किया था। जब मैं अलेक्जेंडर की बदमाशियों की कहानियाँ सुनाऊंगी तो आपको जरूर सब कुछ याद आ जाएगा। रिया की इस बात से नाराज होते हुए अलेक्जेंडर ने आगे आकर कहा, मैंने कोई भी बदमाशी नहीं की है, ज़्यादातर शरारतें तो तुमने ही की है और मुझे पक्का यकीन है जब मम्मा को तुम्हारी गेमिंग टैबलेट दिखाऊंगा तो मम्मा उस टैबलेट से इतना इरिटेट हो जाएंगी कि उन्हें सब कुछ वापस याद आ जाएगा। आर्यन प्यार भरी नजरों से अपनी मम्मा को बस देख रहा था। अलेक्जेंडर और रिया की दलीलें सुनने के बाद अचानक ही अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर राजलक्ष्मी और रोहित दोनों शॉक हो गए। घर वापस लौटने के बाद पहली बार अनिका के चेहरे पर मुस्कान देखी गई थी। कहीं न कहीं अनिका भी अपने आप को तीनों बच्चों के साथ सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी। अनिका ने भी मन ही मन सोच लिया था, चाहे बाहर की दुनिया कितनी ही कंफ्यूजिंग हो, सारे रिश्ते कितने भी ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हो, वो एक चीज़ को कभी नहीं जुटला सकती थी और वो थी उन तीनों बच्चों की आंखों की मासूमियत। अपने अतीत को खोज रही अनिका के मन ही मन यह फैसला किया था कि वो अपने अतीत से जुड़ने के लिए सबसे पहले अपने बच्चों के साथ जुड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता था जिसमें अभी कोई झूठ नहीं बोल सकता था। अनिका ने फैसला कर लिया था कि वो सबसे पहले अब इस रिश्ते के साथ जुड़ेगी और ये रिश्ता ही अनिका को धीरे धीरे अपने आप के साथ जोड़ेगा। रिया ने एक तरफ से अनिका का एक हाथ पकड़ लिया, तभी अलेक्जेंडर ने अनिका का दूसरा हाथ पकड़ लिया और दोनों बच्चे अनिका को घर के अंदर ले जाने लगे। जैसे ही मुस्कुराती हुई अनिका मारवा हाउस के अंदर दाखिल हुई, अचानक ही उसके चेहरे से मुस्कुराहट फिर से गायब हो गई। मारवा हाउस में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे।
दादी माँ सुहासिनी मारवा, अनिका की सास आयशा मारवा, मारवा खानदान के कई सारे कजन्स और साथ ही करण गुलेरिया, सिद्धार्थ गुलेरिया, नंदिनी गुलेरिया भी अनिका से मिलने आए थे। होश में आने के बाद अनिका दादी माँ सुहासिनी मारवा, आयशा मारवा, यहाँ तक कि अपने पापा करण गुलेरिया और गुलेरिया परिवार से भी नहीं मिली थी। अनिका के लिए सारे चेहरे काफ़ी अनजान थे, मगर सभी चेहरों के बीच कोने में बैठी श्रेया की और जब अनिका ने देखा तो अनिका की नज़रें श्रेया पर जाकर जम गई। श्रेया वही लड़की थी जो हॉस्पिटल में अनिका से मिलने गई थी और राजलक्ष्मी ने बताया था कि श्रेया और कोई नहीं बल्कि अनिका की बेस्ट फ्रेंड थी। अनिका को अंदर आता देखकर करण अपनी जगह से उठकर अनिका के पास गए। अनिका बड़ी ही हैरानी से करण को देख रही थी। अनिका की आंखों में अनजानापन देखकर करण समझ गए थे कि अनिका उनके चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पहचान नहीं पा रही थी। अनिका की ऐसी हालत देखकर करण अनिका के पीछे खड़े रोहित की ओर देखने लगे। रोहित ने तुरंत सिचुएशन संभालते हुए अनिका के और करण के बीच आकर कहा, अनिका ये तुम्हारे पापा हैं। रोहित के मुंह से पापा शब्द सुनकर अनिका के चेहरे का रंग बदल गया। अनिका काफी हैरान होकर करण को देखती रही। अनिका को अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिस इंसान के सामने खड़ी थी वो उसके पिता थे, मगर वो उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। ये बात सोच सोच कर ही अनिका को काफी इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा था। वो फिर से अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। अनिका का चेहरा लाल पड़ने लगा था। तभी अचानक राजलक्ष्मी ने आगे आकर अनिका को उसकी ही बनाई हुई दिमाग को शांत करने वाली टेबलेट दी। घर का एक नौकर पानी का ग्लास लेकर दौड़ के अनिका के पास आया। राजलक्ष्मी ने अनिका को पानी पिलाते हुए कहा, देखिए मैडम, आप प्लीज़ इस वक्त अपने दिमाग को स्ट्रेस मत दीजिए। कुछ दिनों के लिए आपको हर बात बहुत अजीब लगेगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप अपने पापा को अपनी आंखों के सामने खड़ा हुआ देख रही हैं, मगर फिर भी उन्हें पहचान नहीं पा रही हैं। ये बात आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। मगर मैडम, कुछ दिनों के लिए आपको इन सारी बातों की आदत डालनी पड़ेगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे एक के बाद एक आपको सारी बातें याद आ जाएंगी, सारे रिश्ते याद आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को ज़्यादा तकलीफ देकर अपने अतीत से जुड़ने की कोशिश की तो हो सकता है कि दिमाग की कोई नस रैप्चर हो जाए। अनिका की बनाई हुई दिमाग को शांत करने वाली टेबलेट अनिका के शरीर में जाते ही अपना असर दिखाने लगी। अनिका अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस करने लगी थी। अनिका की कंडीशन में सुधार आता देखकर राजलक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजलक्ष्मी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कमाल की बात है मैडम, जो सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी हैं आज वह सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। जो टैबलेट आपने औरों की सलामती के लिए बनाई थी वो टैबलेट आज आपके इलाज के लिए काम आ रही है। अनिका के ठीक सामने खड़े करण अनिका की ऐसी हालत देखकर अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे, मगर उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अनिका से कहा, बेटा, मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ तुम्हें सब कुछ वापस याद आ जाएगा। वैसे हम बाप बेटे ज़रूर हैं, मगर तुम्हें शायद यह बात याद नहीं कि तुम बचपन से मेरे साथ नहीं रही हो। हमारा मिलना एक किस्मत का कनेक्शन था और मुझे यकीन है कि जो किस्मत तुम्हें हर मुश्किल से बचाकर यहाँ तक ले आई है, वही किस्मत एक बार फिर अपना रंग दिखाएगी और तुम्हें फिर से अपने परिवार के साथ जोड़ देगी। अनिका एक एक करके तभी लोगों को बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। करण गुलेरिया ने अभी कहा था कि अनिका उनके साथ बचपन से नहीं रही थी और किस्मत से उन्हें मिली थी। अनिका के लिए ये सब बातें बिल्कुल नई और अनजान जिंदगी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगी थी, मगर दिमाग को शांत करने वाली दवाई से अनिका के इमोशंस को काफ़ी हद तक पकड़ कर रखा था और अनिका मन ही मन अपने आप को समझाने लगी कि इस वक्त उसे सिर्फ राजलक्ष्मी की ट्रीटमेंट पर भरोसा करना है और ये याद रखना है कि वो अपने सामने खड़े तीनों बच्चों की माँ थी। रोहित ने अनिका को आगे चलने का इशारा किया। रोहित के इशारे को देखते हुए अनिका ने धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाए। सुहासिनी मारवा और आयशा मारवा के पास पहुँचते हुए रोहित ने व्हील चेयर की ओर इशारा करते हुए अनिका से कहा, यह मेरी दादी माँ है और तुम्हारी बड़ी सास, और ये जो सामने खड़ी हैं वे मेरी माँ है, आयशा मारवा तुम्हारी सास। अनिका की हालत देखकर आयशा मारवा ने काफ़ी मैच्योरिटी से काम लेते हुए मुस्कुराकर अनिका के गालों पर हाथ फेरा और कहा, सास नहीं, पहले हम दोस्त बने थे, उसके बाद तुम इस घर की बहू बनी थी। आज से हमारा दोस्ती का रिश्ता फिर से कायम हो गया। आज से हम दोनों पहले दोस्त बनेंगे और फिर धीरे धीरे मुझे यकीन है हम फिर से उसी बंधन में बन जाएंगे जहां हम सास बहू भी थे और अच्छे दोस्त भी थे। तभी सिद्धार्थ गुलेरिया और नंदिनी गुलेरिया आगे बढ़कर आए और अनिका के पास आकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ ने अनिका के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हेलो अनिका, मैं तुम्हारा भाई हूँ। सिद्धार्थ, वैसे तो हम कजन्स हैं, मगर तुम गुलेरिया परिवार की इकलौती बहन हो और उस नाते
से हमारा रिलेशन सगे भाई बहन से भी ज़्यादा बढ़कर है। नंदिनी ने भी अनिका की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, और मैं नंदिनी, जब तुम गुलेरिया हाउस में पहली बार आई थी तब सबसे पहले तुमने मुझसे दोस्ती की थी। अनिका की ऐसी हालत देखकर नंदिनी अपने आप को संभाल नहीं पाई। बाकी सब लोगों ने तो किसी न किसी तरह अनिका के सामने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रखा था, मगर नंदिनी अनिका की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। नंदिनी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और अचानक ही नंदिनी रोती और सिसकती हुई आवाज़ से अनिका से कहने लगी, अनिका, तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं है? जरा याद करो अनिका, तुम्हारा भाई था आकाश, आकाश गुलेरिया। अभी कुछ ही दिन पहले आकाश एक्सीडेंट में हम सबको छोड़कर चला गया। क्या तुम्हें वो भी याद नहीं है? अनिका हैरान होकर नंदिनी की ओर देखने लगी। नंदिनी ने जो बात कही थी उसे सुनकर आसपास खड़े सारे लोग काफ़ी घबरा गए थे। वो जानते थे कि नंदिनी को ऐसी सिचुएशन में अपने आप को संभाल कर रखना था। अनिका, जो इस वक्त अपना खुद का नाम नहीं जानती थी, उसे आकाश के एक्सीडेंट के बारे में याद दिलवाकर वो उसे भी ज़्यादा बड़े इमोशन टर्बुलेंस में डाल रही थी। नंदिनी जोर जोर से सिसक कर अनिका के सामने ही रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे नंदिनी ने अपने अंदर जो बांध बना रखा था वो पूरी तरह से टूट गया। आकाश की मौत का दुख और अनिका की ऐसी हालत दोनों ने एक साथ नंदिनी को इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब किया था और नंदिनी फूट फूट कर अपने आंसू बहाने लगी। राज्य लक्ष्मी, सिद्धार्थ और करण ने नंदिनी को सहारा देते हुए उसे उसकी जगह से उठाया और लिविंग रूम में रखे एक सोफे पर बैठा दिया। नंदिनी के कानों के बिल्कुल पास जाकर करण ने कहा, नंदिनी, संभालो अपने आप को, इस वक्त हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अनिका के दिमाग को इस वक्त ज़्यादा स्ट्रेस देना ठीक नहीं है। मुझे यकीन है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। करण की बात नंदिनी पर कोई असर नहीं कर रही थी। नंदिनी फूट फूट कर रो रही थी। वहीं अनिका फटी हुई आंखों से नंदिनी की ओर देख रही थी। अनिका अपनी बड़ी बड़ी हैरान आंखों से घर के चारों ओर खड़े सभी लोगों का चेहरा देखकर उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर सारे जाने पहचाने चेहरे इस वक्त अनिका के लिए बिल्कुल अनजान थे। तभी अनिका की नज़र डाइनिंग टेबल के पास बैठी श्रेया पर पड़ी। जैसे ही अनिका ने श्रेया को देखा, अनिका ने धीमी आवाज़ से श्रेया की ओर जाकर कहा, श्रेया। अनिका के मुंह से श्रेया का नाम सुनकर सभी लोग दंग रह गए।